कि मैं समझने में उतना ही टेढ़ा हूँ, दिखने में जितना इजी रहता हूँ। कि मैं समझने में उतना ही टेढ़ा हूँ, दिखने में जितना इजी रहता हूँ। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मैं खुद में इतना बिजी रहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 203। तो आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स, शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स और हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों टॉपिक्स के ऊपर सभी जानकारियों को अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महालवादी व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है। महालवादी व्यवस्था के जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाल्ट मैकेंजी को। आंसर क्या हो जाएगा, हाल्ट मैकेंजी। दूसरा प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा, 1765 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी किसे माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का स्वामी मतलब भूमि का मालिक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जमींदार को। किसे माना जाता है, जमींदार को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से है। सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से है, तो आपका आंसर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था से। आंसर क्या हो जाएगा, भू राजस्व व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस प्राचीन ग्रंथ में कहा गया है कि अर्थनीति के कारण ही सभी को बस में किया जा सकता है। किस प्राचीन ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि अर्थनीति के कारण ही सबको बस में किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत में। किस ग्रंथ में कहा गया है, महाभारत में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, धर्म का मूल क्या है। धर्म का मूल क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेना। धर्म का मूल क्या है, सेना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, राज्य का मूल क्या है। राज्य का मूल क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा धर्म। राज्य का मूल क्या है, धर्म है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, राजा प्रजा का सेवक है, यह किसका कथन है। राजा प्रजा का सेवक है, यह किसका कथन है, मतलब यह किसने कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा भीष्म ने। भीष्म ने क्या कहा है, राजा प्रजा का सेवक होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रजा से कर के रूप में धन लेकर जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है वह पाप का भागी होता है, यह किसका कथन है। मतलब कि जो राजा प्रजा से धन लेकर प्रजा की रक्षा नहीं करता है वह राजा पाप का भागी होता है, यह किसका कथन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मनु का। यह किसने कहा है, मनु ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर,
प्रारंभिक राज्य व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभिक राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजतंत्रीय। आंसर क्या हो जाएगा? राजतंत्रीय। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस वेद में कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है? किस वेद में कर के लिए बलि शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बलि शब्द का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, नगरों से प्राप्त होने वाला आय क्या कहलाता है? नगरों से जो आय प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दुर्ग। नगरों से प्राप्त होने वाला आय क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राजकीय पशुशाला तथा चारगाहों से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहते हैं? राजकीय पशुशाला तथा चारगाहों से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रज। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, स्थल या जल के व्यापारिक मार्ग से प्राप्त आय को क्या कहते हैं? स्थल या जल के व्यापारिक मार्ग से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्य पथ। आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य पथ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कौटिल्य के अनुसार राजस्व के लिए राज्य के दो भाग कौन कौन हैं? कौटिल्य के अनुसार राजस्व के लिए जो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह दोनों शब्द कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा दुर्ग और राष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग और राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस ग्रंथ में कहा गया है कि राजा उपज का छठा भाग ही ले सकता है? किस ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि राजा उपज का छठा भाग ही ले सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विष्णु धर्म सूत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्राचीन काल में आय के कितने स्रोत बताए गए हैं? प्राचीन काल में आय के कितने स्रोत बताए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। प्राचीन काल में आय के कितने स्रोत बताए गए हैं? 7। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कौटिल्य के अनुसार आय के कितने स्रोत हैं? कौटिल्य के अनुसार आय के कितने स्रोत हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विदेश नीति से। आंसर क्या हो जाएगा? विदेश नीति। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कर लगाने की प्रथा सबसे पहले किस काल से शुरू हुई? कर लगाने की प्रथा, कर माने टैक्स, तो टैक्स लगाने की प्रथा सबसे पहले किस काल से शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गाय के लिए। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अधन्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कौटिल्य के अनुसार युद्ध के कितने प्रकार हैं? कौटिल्य के अनुसार युद्ध के कितने प्रकार हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3।
कौटिल्य के अनुसार युद्ध के कितने प्रकार हैं? 3। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15। आंसर क्या हो जाएगा? 15। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका प्रमुख विषय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीति। आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति। तो ये आपके 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।